अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट हंगामा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6। आई एम योर होस्ट तौकीर खालिद और बात है क्रिकेट की बात चली रही है और साथ साथ बहुत सारी बातें चल रही है। बात ये भी चल रही है कि बायो सिक्योर बबल जिसे कहा जाता है उसको किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर चल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के एक प्लेयर का जो टेस्ट है वो मुस्बत आया था है, किस तरह से उसको लेकर चला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस हवाले से बात करेंगे। कल के मैच के हवाले से बात करेंगे जो कि खेला गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा के दरमियान, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों से जीत अपने नाम की। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे जो कि खेला जाएगा पेशावर जलमी वर्सेस कराची किंग्स के दरमियान, जबकि दूसरा दोबारा से मैच कोयटा खेलेगी शाम में, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि टेबल के बिल्कुल नीचे दिखाई देते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टेस्ट प्लेयर हारून रशीद साहब, जो कि ओवरऑल अगर बात करते हैं हारून भाई के हवाले से तो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को, मार्केटिंग को, स्ट्रेटजीज को, ऑपरेशंस को, सिलेक्शन को, मैनेजमेंट को और भरपूर अंदाज से समझते हैं। जबकि मेरे लेफ्ट साइड पे नसीम राजपूत साहब बैठे हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड को, प्लेयर्स को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं। नसीम भाई आपसे शुरू करते हैं। हम दोनों में एक चीज़ है कि कोरोना को नहीं समझते जो इस वक्त आया हुआ है यहाँ पर, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। कोरोना का जो सिनेरियो था आपसे स्टार्ट करते हैं, बायो सिक्योर बबल, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को लेकर के चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लीग का बचना बहुत ज़रूरी था। यानी कि कल से पहले जो सूरत हाल थी वो बहुत ही मुख्तलिफ थी और जिस वक्त फवाद अहमद का आया था तो फिर अनसर्टनिटी आ गई थी, इस वजह से कि हम न्यूजीलैंड में भी होकर आए थे, वहाँ भी बायो सिक्योर बबल था, इंग्लैंड में भी होकर आए थे, वहाँ भी बायो सिक्योर बबल था, हमने अपना पूरा डोमेस्टिक सीजन कराया, वहाँ भी बायो सिक्योर बबल था, साउथ अफ्रीका से सीरीज़ कराई, वहाँ भी बायो सिक्योर बबल था। क्या हमारी कैपेबिलिटी बायो सिक्योर बबल क्या सिर्फ 2 टीमों को बबल में रखने की थी? क्या हम 6 टीमों को नहीं रख सकते? ये एक ऐसा सवाल था कि क्या हमारी मिसमैनेजमेंट हो गई, हमारी कैपेबिलिटी 2 टीमों को से ज़्यादा नहीं थी। देखें, इंडियन प्रीमियर लीग अभी इमारात में हुई थी और वहाँ पर उसी कंपनी की खिदमत हासिल की गई थी जिसने इंग्लैंड में बायो सिक्योर बबल बनाया था और वो तकरीबन कोई 3 से 4 मिलियन डॉलर्स पे किए थे उस कंपनी को। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इस लीग को, इस ब्रांड को बनाने के लिए ये नहीं खर्च कर सकता था? अगर 3 मिलियन डॉलर्स की मैं बात करता हूँ तो समथिंग अराउंड 48 करोड़ आप 1 अरब रुपए के अखराजात अपने एक डोमेस्टिक सीजन पे कर रहे हैं। इस वक्त आपकी सूरत हाल ये है। तो PSL एक बड़ा प्रोडक्ट था, अगर 48 करोड़ रुपए की बात थी तो मेरे ख्याल खैर इन्होंने हैंडल किया, इट्स गुड कि इन्होंने हैंडल किया, लेकिन आप जो बेहतर से बेहतर इकदाम कर सकते हैं, शानदार से शानदार इकदाम कर सकते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जा रहा है PSL की सूरत में। जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, तमाम की तमाम चीज़ें उस लिहाज से आप बायो सिक्योर बबल में अब तो जो कुछ हो गया वो हो गया, अब जैसे भी हैंडल किया वेल डन PCB। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोरोना बरकरार रहता है और नेक्स्ट सीजन में भी होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद आगे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। हारून भाई जिस तरह से नसीम भाई ये बात कर रहे हैं, आप देखिए इंग्लैंड बहुत ज़्यादा रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड आपने ट्रैवल किया है, उसके बाद आपका जो इंट्रैक्शन जो है मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से भी रहा होगा। तो जिस तरह से नसीम भाई बात करें कि ये पैसे खर्च करने चाहिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप इस चीज़ से सहमत है? क्योंकि देखिए एक मैनेजमेंट का होना तो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। देखिए, ये मैं नसीम की बात को भी थोड़ा सा पहले आगे बढ़ाऊंगा जो उन्होंने ये बात की। देखिए, चीज़ें ये हैं कि जो भी इन्वायरमेंट या जो भी आपके जो वसाइल होते हैं, आपने उसी के मुताबिक सामने रखते हुए काम करना पड़ता है। क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन कराया उसमें तो उसने 6 टीमों को हैंडल किया ना जी, बल्कि 12 टीमों को हैंडल किया, क्योंकि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों साथ साथ चल रही। मेरा सिर्फ उसमें एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप एक बायो सिक्योर बबल बनाते हो तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उसके SOPs को फॉलो करें, या उन टीम्स की, उन प्लेयर्स की, और वो जो प्लेयर्स टीम के ऑफिशियल्स हैं या जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करें? अगर आप नसीब अगर आप देख रहे होगे तो कई जगह पे आपको ब्रीच नजर आता है, कई जगह पे ओनर्स बैठे हुए हैं सर, डगआउट में ओनर्स बैठे हैं, क्योंकि उस बायो सिक्योर बबल का हिस्सा तो नहीं है जी। जो सेकंड में आपको जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताऊँ कि बाज़ दफ़ा होता ही है कि आज आप अगर पॉजिटिव आपका टेस्ट आ गया है तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप टेस्ट करें तो उनका भी आ जाएगा, क्योंकि 3 से 4 दिन ये लेता है, 4 से 5 दिन लेता है। अच्छा, कई दफ़ा ये 8 दिन भी ले लेता है। जी 8 दिन भी ले लेता है। सो यू नेवर नो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये लीग थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, आपको इस बात के इम्कानात है कि कुछ और आपको रिजल्ट्स ऐसे नजर आए जो कि पॉजिटिव आ जाए। सो दिस इज वेयर मुझे बहुत ज्यादा फिक्र इस बात की है, क्योंकि देखिए प्लेयर्स का करियर होता है।
अब यही मैं आपको ले जाऊं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस हुआ जी, उसमें तो सारे प्लेयर्स बायो सिक्योर बबल में थे ना, वहाँ भी रिजल्ट आया, जी हाँ, उसमें भी कुछ मतलब है पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए, फार्मूला 1 में आया है। अच्छा, यस, तो इस वक्त तो ये चीज़ है, इसको कबूल करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा है कि बहुत ज्यादा इनको ये सोचना चाहिए और तमाम उन स्टेक होल्डर्स को जो कि इसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग द अंपायर्स, इंक्लूडिंग मैच रेफरी, ग्राउंडमैन, इंक्लूडिंग ग्राउंडमैन, सर ये सारे के सारा जो है वो सिलसिला जो है क्योंकि इन्होंने आपस में इंटरैक्ट कमेंटेटर्स जी। ये वैसे तो धारण भाई ये बात तो ठीक है कि हम सबकी ही जिम्मेदारी है। जिस तरह से जिस वक्त PSL स्टार्ट हुआ था नसीम भाई, तो नदीम उमर साहब ने ये बात बोली थी कि हमें बेहतरी लाने की जरूरत है, बायोसिक्योर बबल के हवाले से, कोरोना के हवाले से हम लोगों को बेहतर इकदाम करने की जरूरत है। ये बात बोली थी नदीम। बिल्कुल उन्होंने बोली थी तौकीर, लेकिन देखें बायोसिक्योर बबल का आगाज़ कहाँ से हुआ? क्रिकेट का आगाज़ इंग्लैंड से हुआ। जब कोरोना के बाद पहली मरतबा वेस्ट इंडीज़ की टीम ने टूर किया था इंग्लैंड का, जहाँ से क्रिकेट शुरू हुई थी, देन पाकिस्तान गए थे वहाँ पे। उन्हें बायोसिक्योर बबल बनाना बहुत आसान था। इस वजह से आसान था कि ग्राउंड के अंदर होटल है, ग्राउंड के अंदर ही तमाम फैसिलिटीज़ हैं, वहीं पर ही जो है वो आपका गोल्फ भी खेलने के लिए जाते हैं। तो एक आपको पता है जो बाहर ग्राउंड के बाहर उन्होंने एक ब्लैक रंग की अपनी जो जिसको हम कहते हैं बैंड लगा दिया था गेट पे, और ताला भी ब्लैक कर दिया था कि ये नहीं खुलेगा, ये खुलेगा नहीं। अब जितना काम है उन्होंने जो सब्जियां दी, जो गोश्त था, वो ला के अंदर ही रख दिया था कि ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, और सबकी चेकिंग हो गई थी। वेयरएज पाकिस्तान, यहाँ हमारा मुल्क में ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है कि हम उनसे कंपेयर करें। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, आपको याद होगा अरुण भाई कि अभी न्यूजीलैंड के टूर पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक वक्त ऐसा आया था कि न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं छोड़ी तो ये टूर कैंसिल हो जाएगा, हम वापस भेज देंगे आपको, यानी ये तक कहना पड़ गया था। ये हमारे अपने ऊपर है। पता चलता है कुछ खिलाड़ी जो है वो बाहर से खाना मंगा रहे हैं होटल में। अब आप देखें कि खाना मंगा रहे हैं, अच्छा लिफ्ट आपके लिए 3 मख्तस की हुई है, तो आप जीने से चढ़ के जा रहे हो यार। मकसद आपने इतना लाइट लिया हुआ है हर चीज को, ये तो फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क है, बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। लेकिन अगर यही SOPs की खिलाफ वर्जी अगर जो इंग्लैंड की बायोसिक्योर बबल कंपनी ने जिम्मेदारी ली हुई थी IPL में, हालांकि वो इमारात में जिम्मेदारी निभा रहे थे, अगर कोई वहां ब्रीच करता तो आप जरा उस कंपनी का हाल तो देखते हो क्या करते हैं वहां पे। तो आप अपने बायोसिक्योर बबल, अपने SOPs को थोड़ा तगड़ा भी करें। स्ट्रिक्टली मैनेज करने की बात है। देखो अगर आपने जो न्यूजीलैंड का हवाला दिया, आपको पता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ये SOPs न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने बनाया है जी, तो न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट बोर्ड को पूछना पड़ता था उस गवर्नमेंट से कि ये हो रहा है। और आपको बताओ वहाँ ब्रीच क्या मतलब जिस एजेंसी को हायर किया था, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का ब्रीच क्या हुआ कि वो जब चेक इन कर रहे थे, यानी उसके बाद उन्होंने कमरे में तो कॉरिडोर में खड़े हुए दूसरे से सामने से उन्होंने सिर्फ दरवाजे पे खड़े होकर बात करना। देखिए वहाँ का उनका बायोसिक्योर बबल का मतलब ये है कि 14 दिन आपने कमरे से बाहर झांकना भी नहीं है। वो जो खिड़की है आप बाहर से देख सकते हैं उस खिड़की में कि बाहर दिन निकला है रात हो रही है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्रिकेटर्स के लिए। देखें जो चीज़ एक सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए, लेकिन अगर आपने खेलनी है, अगर आपने रहना है तो फॉलो करना है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड तौकीर कुछ भी नहीं कर सकता, नथिंग। आपको पता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फिर बहुत सारी चीजें कर लेता है, खुद फैसले कर लिए। वहाँ न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कह दिया ये होगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि नहीं होगा। आपको पता है कि सिर्फ इस चीज के ऊपर हमारे लड़कों को बोला गया था आपने कमरों में रहना है। ये क्या करते थे, अपना दरवाजा खोलते थे, एक सामने से आ गया एक यहाँ से आ गया, वो अपने अपने दरवाजे पे खड़े होकर बात कर रहे थे। ये नहीं था कि कोई उसके कमरे में चला गया था या वो इसके कमरे में आ गया था। वो ब्रीच ऑफ कंडक्ट था और सिर्फ इस चीज के ऊपर ऑर्डर निकले थे कि ये टूर कैंसिल हो जाएगा अगर अपने कमरों में नहीं बैठे। फिर उसके बाद इन्हें इजाजत ये दी गई कि ठीक है आपकी बालकोनी वाले कमरे दिए गए ने कि तुम बालकोनी से बालकोनी में खड़े होकर बात कर लो। लेकिन बालकोनी के मायने ये थे कि एटलीस्ट वो खुला माहौल है, बंद कमरा नहीं है, क्योंकि होटल के अंदर का कॉरिडोर बंद है, वहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ओपन एयर के अंदर फिर भी एक डिस्टेंस, उन्होंने कमरों का डिस्टेंस फिर क्या किया था उन्होंने पता है, अगर मिसाल के तौर पे एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है, तो उन्होंने ये बीच का कमरा खाली कर दिया था। अच्छा। उन्होंने इतना डिस्टेंस रख दिया था कि ये मानेंगे नहीं, इनकी हरकतों से लग रहा है, ताकि कम से कम इतनी डिस्टेंस से बात करेंगे, इन्हें बात भी चीख कर करना पड़े और उसके बाद ये खुद ही दिल बचा भाई अब मैं कमरे में जा रहा हूँ। तो इस तरह करने पड़े इकदाम।
हमें खुद करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ों को हमें खुद अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। अरुण भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, क्या पाकिस्तान की हुकूमत करती रहेगी, क्या आप बच्चे हो भाई, प्रोफेशनल्स हो, पैसे ले रहे हो इस काम के, तो फिर इस बायोसिक्योर बबल को फॉलो करना, इसकी इफादियत की अहमियत को सारी दुनिया में उजागर करना प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट का भी उतना काम है जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। पैसे ले रहे हो आप। बिल्कुल सही। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए और जो कि बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि सोचना चाहिए सब लोगों को जो भी इन्वॉल्व है सारे प्रोसेस में। लेकिन मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि नसीम राजपूत की टीम को क्या हो गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स। और मैं इस पे तुम्हें आता हूँ, मैं तो इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, कोरोना हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। बात तो करनी पड़ेगी। मैं पता है हारून भाई एक चीज़ जाते जाते इस पे जरा क्लोजिंग मार्क्स हारून भाई की बात रहेगी ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले। और भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि पहले 4 दिन के बाद इस वाक़े के बाद 4 दिन के बाद टेस्ट हो रहे थे, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 4 दिन के बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं बहुत सारी जगहों पे। यही वजह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब थर्सडे को यानी कि कल के दिन जो है वो इनके दोबारा रीटेस्ट होंगे, उन तमाम लोगों के रीटेस्ट होंगे और अब हर 3 दिन के बाद होंगे। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की अब इन्होंने बात की तो मैं आ जाता हूँ, टॉम बैंटन भी तो देखे ना। तो यार ये का कसूर है ना, बट ओवरऑल आई थिंक मैं बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ, मेरी भी थोड़ी हमदर्दियाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है, बट थोड़ी बढ़ा लें। जब तक आपका सरफराज एज कैप्टन काम डाउन नहीं होता, क्योंकि देखिए इस वक्त सारी की जिम्मेदारी वही ले रहा है, बैटिंग वो कर रहा है। क्या कि उसने 4 छक्के इफ्तिखार को मार दिए तो क्या गलत है इसमें, काम होने की क्या बात है। इस हवाले से हमें बात करनी होगी, लेकिन अभी बड़ा मसला है, अभी जाना होगा ब्रेक पे जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे, इसी डिस्कशन को रखने जा रही है स्टेज विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक जाने से पहले बात हो रही थी बायोसिक्योर बबल के हवाले से, उसके बाद बायोसिक्योर बबल के हवाले से जैसे ही बात खत्म हो गई तो फिर बात आ गई कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर, जिधर हारून भाई की हमदर्दियाँ भी कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है, नसीम भाई की हमदर्दियाँ तो पहले से ही कोयटा के साथ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुपर लीग जितने लोग दुनिया में फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है, क्योंकि ये वाहिद टीम ऐसी थी जो सबको टफ टाइम देती थी, और अगर टेबल्स के टॉप पे नहीं होती थी, जीतती नहीं थी, कम से कम तो सेकंड पोजीशन पे जरूर होती थी, मगर आज ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हारून भाई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और आप विश्वास के लिए कुछ कह रहे थे। तो देखिए कोयटा की तरफ हमदर्दियाँ क्यों, उसका एक रीजन है, क्योंकि कोयटा में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है ना वो एक ही क्लब जो कि नदीम उमर साहब चलाते हैं, उसके ज्यादातर प्लेयर्स जो है उसमें शामिल हैं, आउटसाइडर्स जो हैं जिसमें फॉरेन प्लेयर्स हैं और 1-2 बाहर से उन्होंने लिए हैं। तो इसलिए जो हम समझते थे कि जो जेल और जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, पिछले टूर्नामेंट्स में देखा कि वो बड़ा वर्क किया, बट ऑल ऑफ अ सडन ये जो था, जो फॉर्म, जो फिटनेस जो मुझे नजर आ रहा है, जिन प्लेयर्स पे डिपेंड करते थे उन्होंने अब कंट्रीब्यूट करना कम कर दिया, जिसके रीजन है जो ये मैचेस ये हारते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली इस वक्त जो सिलसिला ये है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें जो है वो जीत रही हैं, हर कैप्टन का कोशिश ये कि वो टॉस जीत के पहले वो बॉलिंग कर ले। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा आ जाऊँ, देखिए ये मिथ है जो ये जो टॉस के ऊपर जो आप बात करते हैं ना कि ड्यू फैक्टर है बनाना, कि इसमें देखिए टेक्निकलिटीज भी इन्वॉल्व है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो है सिर्फ इस वजह से टॉस जीत के बैटिंग या बॉलिंग करते हैं कि बाद में ड्यू फैक्टर होगा, नो इट्स नॉट दैट। देखिए होता ये है कि जब टीम कोई टारगेट सेट करने जाती है ना तो जेहन में आपने रखा होता है कि 180 करना है, हमने 190 करना है या हमने 200 करना है। तो जब पहले बैटिंग आ जाती है तो आपको वो एक रन रेट बरकरार रखना पड़ता होता है टू रीच दैट पर्टिकुलर टारगेट विच यू हैव इन योर माइंड। तो अब उसमें अगर आपके विकेट्स गिरते हैं, अब जैसे कि आप देखिए आपके जब भी ऐसा सिलसिला होता है कोयटा के ऊपर जो प्रेशर डाला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, आपके 3 से 4 विकेट गिर गई 40-50 रन के ऊपर, तो जो मोमेंटम ब्रेक होगा तो अब आप कैसे वो आस्किंग रेट या जो रन रेट है बढ़ता चला जा रहा है ऑटोमेटिक, यानी आपका पहले 10 से शुरू हुआ, विकेटें गिरी वो 12 पे चला गया, 13 पे चला गया, आप उस टारगेट पे पहुंचते हैं। ये एडवांटेज सेकंड बैटिंग को मिल जाता है जी, उसको पता होता है कि मेरा टारगेट इतना है और मेरी अगर विकेट्स भी गिरेंगी तो मुझे वो टारगेट मेंटेन करना है। वेयरएज पहले वाले बैटिंग करने वाले को वो टारगेट अपने ज़हन में मेंटेन करने का सोच नहीं सकते, बिल्कुल, इसलिए वो वॉक डाउन भी हो जाते हैं और उसके बाद वो वहां नहीं पहुंचते। इवन देखेंगे विकेट गिरने से क्या होता है, आप एंड अप करते हो 150 पे, 160 पे,
सो दूसरी टीम के लिए 7 या 8 रन का एवरेज उनके जहन में है, वो चलेंगे चाहे विकेट गिर जाए चाहे कुछ हो। अच्छा आन भाई, ये तो वो टेक्निकलिटीज हैं जो कि आप बता रहे फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की। एक बात ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर सब बोल रहे हैं हारी जा रही है, शुरू में कह रहे थे भाई कप्तानी का मसला है, फिर समझ आया कि ओपनिंग पेयर का मसला है। अच्छा अब मुझे आप बात बताएं कि जिसने भी ड्राफ्ट में या फिर टीम के प्लेयर सिलेक्ट किए, टीम के प्लेयर्स पिक किए, आप मुझे बताएं क्या वो सही किए? फॉर सपोज मैं एक बात करता हूँ, कल मैंने एक शो में बात की थी, नसीम भाई के शो में, कि डेल स्टेन को आपने लिया, आपने मोहम्मद हसनैन को लिया, आपने नसीम शाह को लिया, आपने उस्मान शिदवारी को लिया, हमने एलओसी को तो नहीं जाना था, हमने सारे फाउल दुनिया के इकट्ठे करने के लिए हमने बाउंसरे मारने के लिए तैयार कर लिए। क्या हमें ऑलराउंडर नहीं रखने चाहिए थे टीम के अंदर? जिस तरह से हसान खान में से गए, इनकी टीम का बड़ा एक मेन एक की प्लेयर था जो कि फील्डिंग बड़ी अच्छी करता था, बॉलिंग बड़ी अच्छी करता था, बैटिंग भी बड़ी हैंडी करता था। उसके अलावा और भी सिलेक्शन हो सकती थी। तो आपको लगता है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था इन लोगों की मैनेजमेंट का वो गलत था इस दफा? मैं एक चीज़ तो ज़रूर हैरान हुआ था इस बात के ऊपर, क्योंकि हसान को जब इन्होंने ड्रॉप किया ना, तो उस वक्त तक उसकी अगर पिछले साल की परफॉर्मेंसेस देखें और डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फील्डर बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो बैटिंग में प्रॉब्ली और मैच में रन कर लेता है एंड देन बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब उन्होंने ये किया तो इस सीजन में हसान की परफॉर्मेंस बेहतर होगी जी। सो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें एक और दूसरी चीज ये है कि जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, उसमें अगर आपके वो बैट्समैन या वो ऑलराउंडर्स अगर वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, क्योंकि दुनिया भर में अपनी अपनी या लीग चल रही होती हैं या अपने अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, जो करंट प्लेयर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। देखिए स्मिथ इस दफा अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे ऐसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर गेम छोड़ के चले गए। सो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनको नेबल बदल जो खिलाड़ी थे वो उस पाए के नहीं मिल रहे थे। आई एम वेरी सरप्राइज कि इतनी अच्छी बैटिंग पिचेस के ऊपर ज्यादातर टीमें इंतजार कर रही हैं फास्ट बॉलिंग के ऊपर। अभी भी आप उठा के देख लें, इट्स नॉट ओनली कोयटा, आप और मेजर टीमों को भी देखेंगे तो 4 से 5 भरमार आमिर यामिन खेल नहीं रहे होते, लेकिन भैया कि वो टीम में होते हैं बिल्कुल कि जो किसी भी बॉलिंग कर लेंगे। सो ये थोड़ा डेफिनेटली है कि जो थिंक टैंक था उसने जब ये सिलेक्शन की होगी तो ये क्या आया उनके पास ये प्लेयर मौजूद थे या नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अभी जैसा हारून भाई ने बात की, वाकई में एक मिथ बन गई है, एक जिंक्स बन गया, और वो टूटेगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तक पहली बैटिंग जो टीम कर रही है वो जीत नहीं रही। दर्जन भर मैच हो गए, मेरे ख्याल हारून भाई रिकॉर्ड बन गया हो गई। अब टीमें वाकई में परेशान है। देखिए 198 भी चेस हुआ, छोटा स्कोर नहीं है, 194 भी चेस हुआ, छोटा स्कोर नहीं है, 196 भी चेस हुआ, छोटा स्कोर नहीं है। तो अब ज़ाहिर टीमों में कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन ये ज़रूर पाई जाती है कि भाई हम आगे टारगेट कितना दे देंगे। 157 तो फिर कुछ भी नहीं है, अगर 198 वो एक ओवर बचा के जा रहे हैं और चेस करके जा रहे हैं तो इसका मकसद है 210 भी कुछ नहीं है। ये भी साथ लेके जा रहे हैं हाथ में। तो यही वजह है कि बैट्समैन जो है वो जो टीम टॉस हार रही है खासकर शाम के मैच में, वो सोचती है कि 300 करना है। नहीं भाई 300 नहीं करना, आपने 200 ही करना है। अरुण भाई सही कह रहे हैं, आप अगर उस पावर प्ले के अंदर थोड़ा सा संभल के खेल जाओ तो 200 इस पिच पे करना मसला नहीं है। देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस मैच में 198 किए थे उन्हें 210 करने चाहिए थे। आखिरी ओवर में उन्होंने 1 रन बनाया था, लास्ट ओवर में 3 विकेटें गिरा दी थी, तो फिर 198 कर रहे थे वो। या पेशावर ज़ल्मी ने जो रन स्कोर किए थे 196, तो अरुण भाई आपको याद होगा आखिरी ओवर में उन्होंने कुछ नहीं किया था। अब उसका नतीजा क्या निकला जो हारून भाई ने बात की थी, आखिरी 7 ओवर में कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का लगाया था। लास्ट 7 ओवर्स में आप क्योंकि विकेट आप गिरा के आ गए, आपकी सूरत हाल एकदम से चेंज हो गई थी। तो वो चीज़ बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब एक खिलाड़ी क्रिस गेल को लिया था मिसाल के तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उस वक्त क्रिस गेल कहीं पे भी नहीं था कि वो वेस्ट इंडीज की टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। इतने अरसे के बाद सेलेक्ट हुए हैं वो। फैफ डुप्लेसी बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन डुप्लेसी को कब लेना पड़ा कि जब गेल नहीं थे। ये बात वो अपने दिल में रख के आए हुए कि फर्स्ट चॉइस नहीं था मैं फैफ डुप्लेसी हूँ और मैं फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह वो बैटिंग के लिए आ रहे हैं उनमें वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा। फिर एक और बैड लक इनका बैंटन कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जैसा ग्रेगोरी हो गए, फवाद खान हो गए, और एक कामरान है जो कराची के फील्डिंग कोच है। वो ये 4 लोग हैं कि अब तक जो है अभी भी कुछ नहीं कह सकते, आ भी सकते हैं, क्योंकि देखें उन दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी कोरोना वायरस का शिकार हुआ और उसके बावजूद मैच हुआ था।
आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी किया अपनी लीग को बचाने के लिए किया, नॉट बैड। कोरोना का ये भी है कि जो अगर जिस तरह फॉल्स कई दफा फॉल्स नेगेटिव आता है, कई दफा फॉल्स नेगेटिव आता है, पहली दफा कह रहा है फॉल्स नेगेटिव आया, दूसरी दफा फॉल्स नेगेटिव आया, तीसरी दफा चौथी दफा में जाके पता लगता है कि पॉजिटिव आता है। तो देखिए पाबंदी के साथ वहाँ पे हो रहे हैं। खैर कोरोना से हटके हम बात करते हैं, पाबंदी से टेस्ट तो हो रहे हैं खिलाड़ियों के, लेकिन मेरे कोरोना पे मैं इसलिए गया कि बैंटन भी शिकार हो गए। अगर वो जो इनके टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं उनसे लग नहीं रहे, तो ये फंसे में इस वक्त बुरी तरह। बैन कटिंग ऐसा लग रहा है लास्ट ESL खेल के गए उसके बाद बैट ही नहीं उठाया उन्होंने, कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, किसी प्रैक्टिस में दिखाई नहीं दिया। और भी एक छक्का एक चौका एक एज लगा था, एक सिर्फ उसने पुल किया था जो छक्का हो गया था, बाकी कौन सी परफॉर्मेंस थी ना बॉलिंग में आप करते। तो इससे तो अनवर अली को खिला लो। देखो आप अनवर अली को खिलाएं और कैस अभी तक आपके पास अवेलेबल है, यू शुड गो विद कैस। वो क्या पता वो 2-3 आपको आउट करके देखे, जाहिद और कैस दोनों। आप बैन कटिंग को बिठाएं और देखिए आपके पास फॉरेन ऑप्शन बहुत थोड़े से हैं आपके पास ना, उसके जाने के आप कैस है और सिर्फ कैस के अलावा दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो चला गया अपना बैंटन 10 दिन के लिए बाहर, वो क्वारंटाइन होंगे। अगर ये टीम कहीं आगे जाती है तो फिर कोई चांस है कि बैंटन दोबारा आ जाए, वरना तो इसकी चांसेस अब बहुत कम हो गए। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जाएगी कोयटा ग्लैडिएटर, उम्मीद है टाइम है, लेकिन मुश्किल। ज्यादा 6 मैचेस रह गए हैं, 6 मैचेस जीते सच्चाई है। 12 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे ना। अब दूसरी टीमों को अगर आप देखें जो 6 पॉइंट पे है, उनके भी 6 मैचेस बाकी हैं ना, उनके बहुत चांसेस हैं, 3 मैचेस और 4 मैचेस एट द मोस्ट। और भाई अब वो उनके आपस के कांटेदार मुकाबले होने हैं, क्योंकि जिसमें से एक टीम ने जो है ऊपर और टॉप पीपल से करना है, ठीक है ना, लेकिन वो वही घूमते रहेंगे ना। लेकिन हमें मेरा सवाल ये है कि अभी लाहौर लैग नहीं गया, अभी जाने में टाइम है, 7 तारीख तक यहीं पर ही मैचेस हैं। ये जो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों की परफॉर्मेंस, आज दोनों मध्य मुकाबिल होंगे, सरफराज और रिजवान दोनों लीड कर रहे होंगे शाम के मैच में, दोनों बॉटम में। अगर ये दोनों बॉटम में रह जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या जो 4 प्लेऑफ खेलने वाले उनका फैसला क्या लाहौर जाने से पहले हो जाएगा? ये ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपस में खेल लेना, लेकिन जो ऊपर 4 टीमें हैं ना, वो नेक्स्ट लेग में भी तो आपस में खेलेंगी ना सर। वो तो खेलेंगी, कहने का मकसद 2 पॉइंट तो लूज करेगी नहीं, वो तो लूज करेगी, लेकिन वो ऑलरेडी स्टेबल दिखाई दे रही हैं। वो इधर से जीते उससे हारे, इससे जीते उससे हारे। मुल्तान सुल्तान से भी सबके मैचेस हैं, कोयटा ग्लैडिएटर से भी सबके मैचेस होंगे ना नेक्स्ट लेग। हाँ, मैं बिल्कुल बात कह रहा हूँ। ये अगर ये दोनों टीमें ये अपने अगले मैचेस जीतती हैं तो ऑब्वियसली उनको डेंट तो पड़ेगा। देखिए आज का मैच जितना कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही मुल्तान सुल्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने भी 4 मैचों में 2 ही पॉइंट स्कोर किए, एक ही जीत है, इनका कोई पॉइंट नहीं है। ये बड़ा बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच होना है। इसमें जिस तरह टॉस का एक अमल दखल दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि देखें मुझे दिन के मैच में चांस है कि पहले बैटिंग करे और फिर वो टीम जीत जाए मैच को, कि इतने रन स्कोर कर दे। लेकिन दूसरे मैच में जो होता है उसके अंदर टॉस का बड़ा क्रूशल रोल हो गया। दिन ब दिन ड्यू बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि आसान हो रहा है। बिल्कुल, तो मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप आसानी लें। जल्दी से जाना होगा ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, अभी भी उसी हवाले से बात होगी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर को आखिर हुआ क्या है। और मैं बात कर लेते हैं अगर स्पेसिफिकली एक प्लेयर की, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है आजम खान, जो कि अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। हम घूम फिर के हम क्या सोशल मीडिया पूरा घूम फिर के बात करते हैं, क्या सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज, हसनैन और डेल स्टेन, क्या बाकी लोग नहीं खेल रहे? ऐसा लगता है बाकी लोग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आजम खान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑल्दो आई लाइक हिम वेरी मच, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, मगर वो कर क्या रहे हैं? देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी टीम में रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो परफॉर्म करे। क्योंकि जब आपके ऊपर इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाई गई हो और आपने पीछे अच्छी परफॉर्मेंसेस भी की हुई, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यही तो रीजन है। क्योंकि जब कोयटा की टीम या थिंक मैनेजमेंट थिंक टैंक जो है, जब वो मैच से पहले बैठता होगा तो किन बैट्समैनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे जी। उन तमाम बैट्समैनों में सबसे सरफराज खान हो, बिल्कुल, क्योंकि वो इतना अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। तो जब आपको वो मेन कंट्रीब्यूटर आप देखें ना, क्रिस गेल के जाने के बाद आपको इम्पेटस मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, जो कि आपकी बैटिंग में ठीक है उस वक्त
क्रिस गेल के होते भी ये मैचेस हारे, लेकिन क्रिस गेल को उसके साथ का स्टार्ट एक फायर मिलती थी, मिलता था कि ये लोग समझ सकते थे कुछ। अब किसी ना किसी को तो ये रोल लेना है ना, और आदत खान जितना उसका स्ट्राइक रेट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब अगर कल के उसके स्ट्राइक रेट में देखें तो 120 130 से ऊपर तो इनका कोई स्ट्राइक रेट किया ही नहीं। ठीक है, मेरे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखते हैं तो एक का 160 है, एक का 170 है, 50 है। दिस इज द डिफरेंस। स्ट्राइक रेट पॉल स्टर्लिंग ने आते ही सारा आपका 5 ओवर में गेम ही आपको मुका दिया जी। और उसके बाद आप उसके बाद नीचे देखे आसिफ ने आगे इस तरह फिनिश किया। हालांकि अभी भी मेरे नजदीक शादाब खान गलती कर रहे हैं खुद बैटिंग करने आने के लिए जी, अननेसेसरी विकेट भी लूज करवाते हैं वो। ये किसी ना किसी इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैं फिर कहता हूँ कि मुझे बहुत टेंशन टीम नजर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड टू विन दिस PSL 6, लेकिन अगर इस किस्म की गलती उन्होंने जैसे वो कर रहे हैं करते रहे तो कई इंपॉर्टेंट मैच में पता लगा प्लेऑफ में आपने 118 पे आउट हुए हैं ना इससे पहले। तो इसलिए ये सोचना पड़ेगा, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपने गेम को लिफ्ट करना पड़ेगा। उस सूरत में लिफ्ट होगी कि जब वो प्लेयर्स जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट करें। हमने कल ही बात की थी कि जी बाबर आजम और हफीज फेल हुए, लेकिन उनके बाकी साथियों ने आगे रन करके मैचेस कंट्रीब्यूट किया। सो इसी तरीके से सरफराज पर डिपेंड कर रहे हैं, कल को सरफराज फेल हो जाते हैं जो कि ड्यू है, 3 इनिंग में वो अच्छा कर रहे हैं, एक आध मैच में तो फेल होंगे ना जी। सो व्हाट विल हैपन अगर वो फेल होंगे तो बाकी कौन है नीचे जो कंट्रीब्यूट करेगा। नसीम भाई, वैसे जब टीम पिक करी जा रही होती है जिस तरह से, तो इन लोगों की एंड से कौन कौन होता है? जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के एंड से कौन कौन लोग होते हैं? ठीक है, वही लोग थे जो हमेशा जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नए गए थे। बात सारी ये तौकीर इट्स अ टीम गेम, और टीम जब क्लिक हो जाती है। देखें 1992 वर्ल्ड कप में हमारी टीम सेटल ही नहीं होके दे रही थी। हम 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, हमने उन्हीं के साथ खेलते गए जिनको हम बाकी स्टैंड बाय लेके गए थे। जाहिद फजल वहाँ पर थे, वसीम हैदर वहाँ पर थे, इकबाल सिकंदर वहाँ पर थे। हमने उनको खिलाई एक आधी मैच है, हमने सबको भारी बिठा के रखा है। हमने उसी टीम के साथ खेले कि ये कॉम्बिनेशन बन गया। इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, जो इनका सबसे बड़ा इस वक्त मसला दिखाई दे रहा है। साइम अयूब पे बहुत ज्यादा रिलाई किया इन्होंने कि इनका अपना बच्चा है, बहुत अच्छा टैलेंटेड। नसीब भाई, अगर साइम अयूब को आपको नहीं लगता कि एकदम से इतना ज्यादा प्रेशर के अंदर डाल दिया आते के साथ? लेकिन अब फिर कब खेलेगा? एक बात है ना, अगर आपको 4 मैच दे दिए तो इट मीन्स कि आपको एक पहले मैच में प्रेशर होगा, 2 में होगा भाई, फिर बाकी तो करो। कहने का मकसद ये है कि एक प्रेशर हो गया भाई, अगर हमने शो में आके बैठे, पहले दिन का प्रेशर होगा ना, एक दिन कर लिया तो खत्म हो गया, वो प्रेशर खत्म एकदम से कि भाई हमें आदी हो गए। तो अब तो तुम उस चीज को एब्जॉर्ब कर जाओ ना भाई, अगर तुम में टैलेंट है तो उसको साबित तो करो। 4 मैच हो गए, और फिर सबसे बड़ी चीज कि तुम्हें पता है कि नीचे बैटिंग क्या है, कि तुम अपना रोल, तुम्हारा रोल अपना कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो प्रेशर डालती होगी कि ये नीचे क्या है। नहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए ना तौकीर, यही तो अच्छे लोगों की या कैरेक्टर की निशानी होती है कि जब पता हो कि मेरे पीछे कोई नहीं है तो फिर मैंने अपना क्या रोल प्ले करना है, यही तो जिम्मेदारी होती है। और अभी बच्चे हैं वो, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन कौन गाइड कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो उनका रोल एक्चुअली होना चाहिए, क्या वो रोल उनको दिया है, ये पहले दिन से एक मैच इस टीम के साथ दिखाई दिया, और वो मैच अब तक संभल के नहीं दे रहा। देखिए कैमरून डेलपोर्ट की मैं बात कर लेता हूँ। कैमरून डेलपोर्ट पहले सीजन में कलंदर्स के साथ थे, दूसरे सीजन में कलंदर्स के साथ थे, उस वक्त मैं भी उनके साथ था, साथ ही होते थे ये। उस वक्त भी मुझे कोई इसमें उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क दिखाई नहीं दिया था, हाईली रेट नहीं करते थे मुझे अच्छी तरह। और फिर पता चला कि आप उनको जो है वो टॉप ऑर्डर में आपके मेन बैट्समैन बने हुए फैफ डिप्लेसी कल आपने देखो स्विच हिट 2 मरतबा मारने के लिए गए। अरे भाई तुमने 2 चौके उसी ओवर में एक सामने मारा, एक अच्छा ड्राइव मारा था, 2 चौके तुमने मार दिए थे, फिर भी स्विच करने चले गए, स्विच हिट पे गए थे, एक मरतबा उनके खिलाफ रिव्यू लिया गया, फिर दोबारा वो बच गए बाल बाल। कहने का मकसद ये कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है भाई, फैफ डिप्लेसी तुमने जितनी क्रिकेट खेली है, तुम्हें तो अपना रोल चाहिए तुम्हारा, कि तुम्हें पता है कि ये 20 ओवर की क्रिकेट है। मैंने जैसे कहा कि आखिरी 7 ओवर में एक चौका और एक छक्का लगा, कोई मारने वाला नहीं था आपके पास। आपका जो बैटिंग ऑर्डर था, आपका रन रेट था, वो बिल्कुल नीचे चला गया एकदम। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, जिस वक्त इवन सरफराज और नवाज भी बैटिंग कर रहे थे, इनके 130 रन हो गए थे, तो हमने कहा 4 ओवर का खेल बाकी था कि ये अगर 50 रन भी करते 180 पे ले जाएंगे, जहन में ही आ रहा था। लेकिन पीछे चूंकि विकेट नहीं थी, जो अरुण भाई ने बात कही कि आपने कम अज कम ये भी तो देखो कि भाई तुमने पूरे ओवर भी खेल लिए, विकेट नहीं थी, उस सूरत में चले गए। ये एक ऐसी टीम बिल्कुल जो एक टीम गेम है, ये टीम नहीं बन पा रही है। और मेरी अपनी जाती राय में अगर मैं कहता हूँ कटिंग को ड्रॉप करें
और कैस को इन करें। आप जो है वो अफगानिस्तान का स्पिनर बुरा नहीं है। मैं इसी हिसाब से अपना नसीम आपकी इसी बात को आगे लेके चलता हूँ। आज मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में 208 रन किए पहले, उसके बाद जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है अगर वो 6 आउट कर गया और आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई 144 रन उनको आउट। सो मैं जो स्पिनर्स का रोल देख रहा हूँ इस पूरे उसमें, वो अभी तक कोई इसको अपना ही नहीं रहा। लोग डर रहे हैं। इमाद वसीम ने 4 ओवर जो कि बेस्ट बॉलर है अपने मैच में नहीं किए जिसमें वो मैच आ रहे हैं लाहौर कलंदर से। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स पे इंतजार हो रहा है। फास्ट बॉलर तो विद द पैसेज वो पेस के साथ ही बहुत चली जाती है यार। आप हसनैन इतना पेसी है, आप हल्का सा टच करते हो गेंद में पार कर जाती है। नसीम शाह को आपने डाला हो, नसीम शाह के बजाय कैच को डाल दें आप। असल में आपने किसी एक फॉरेन प्लेयर्स को बाहर बिठाना पड़ेगा, एक को बिठाना पड़ेगा ना। तो आप देखें ना जो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, जैसे आप बेन कटिंग की बात कर रहे हो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कटिंग को ड्रॉप करें। अगर ड्रॉप होता है तो आपको कैच आता है, आपको एक मिलता है। देखा ना, अगर जाहिद नहीं आउट की ना तो जी, अगर आप देखेंगे उनकी अगर इस्लामाबाद में कोई आउट हो तो जाहिद नहीं आउट किया ना लेग स्पिनर ने। सो अगर 2 लेग स्पिनर रैंडम बॉलिंग कर रहे हो, आप सोचो यू नेवर नो कि आपको विकेट्स मिल जाए। भाई कैस की बैटिंग आपने देखी है? कैस जो है वो जो इनकी नेशनल T20 में ओपन करता है, जिस तरीके से सुनील नारायण करते थे। देखें मैं आपको बताऊं, आप इस ऑप्शन को देख नहीं रहे। ये ऑप्शन बहुत क्रूशल है। साइम अय्यूब से नहीं खेला जा रहा ना। अब आपको करो या मरो वाली सूरत हाल है। अब कुछ नहीं बचा है आपके पास। अब आपको या तो ठीक है आजम खान के साथ ओपन करवा दो, जो भी करना है आप करना है, उसके बाद नहीं करना। कैस के साथ कैमरून डेलपोर्ट आगाज करें, साइम अय्यूब को बाहर बिठाएं और साइम अय्यूब की जगह अनवर अली को इन करें, जाके आपके नीचे से डैप आ जाए। इमर्जिंग प्लेयर के लिए आरिश अली खान आपके पास पहुंचे। देखिए हसन खान की जो इन्होंने बात की, अनफॉर्चुनेट है इनका कि इन्होंने हसन खान को डेल स्टेन का रिप्लेसमेंट रखा। अब इनकी तड़प रहे होंगे किसी तरीके से हसन खान मिल जाए इनको। सब की होगा वो इनका गेंद भी करके देखा। इनके पास होना चाहिए। असल में दानिश अजीज को ये पिक कर रहे थे, उससे पहले कराची उठा गए। इनके जहन में था दानिश अजीज रिसेंट बॉल, क्योंकि देखिए जो लास्ट T20 होता है ना नेशनल, उस पे सारे फ्रेंचाइजर्स बैठ के देख रहे होते हैं किसकी फॉर्म क्या है, कौन इस वक्त किस निक में दिखाई दे रहा है, किसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, कौन कितनी मेहनत करके आया है। क्योंकि फ्रेंचाइजर्स के लिए प्लेयर एक उस घोड़े की तरह है कि जिसको रेस में दौड़ाना है, उसने उसकी फिटनेस भी चेक की जाएगी, उसकी फॉर्म भी चेक की जाएगी, वो बीमार है या नहीं है, तमाम चीजें चेक की जाती हैं। तो वो नेशनल T20 में जब दानिश अजीज ने इतना परफॉर्म कर दिया था तो वो होने चाहिए थे, लेकिन हसन खान ने बहुत परफॉर्म किया था, नीचे से 2 मैच जिता दिए थे छक्के मार मार के। तो हसन खान को किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। जबकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने हमारी प्रोडक्ट जो स्पार्क शो करती है, उमर खान का है सर, क्या स्पिनर था। इवन नाम उसका आया, सब कुछ हुआ कि जी लास्ट वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी, पाकिस्तान टीम की बातें हो रही थी यार, अम्माद को मार पड़ रही थी, वो मार नहीं खा रहा था। तो आपने उसके साथ ऐसा क्या सलूक किया कि उसने कहा मैं पढ़ लेता हूँ, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। इब्तिसाम शेख जी हैदराबाद का स्पिनर आया था, अच्छी गुगली कर रहा था, अच्छा बच्चा था, लेकिन शाबर ज़ल्मी ने उसको शामिल किया था, उसको मैचेस भी खिलाए थे और मैच विनर भी बना था वो कई मैचेस में। कहाँ है वो बच्चा? वो अच्छा कर रहा था। हसन खान कहाँ गया? अच्छा कर रहा था। यही की प्रोडक्ट था ना। हमने अपनी प्रोडक्ट को बनाने के बजाय उसको संवारना भी चाहिए, सिर्फ बनाना नहीं होता। उसकी जैसे घर बन जाता है, बहुत पक्का घर बना लेते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस होती है। हमने मेंटेनेंस नहीं की इन बच्चों की, बहुत हमारी गलती है। बिल्कुल, प्लेयर की मेंटेनेंस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेक पे जाना। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। ये आपकी मेंटेनेंस है? ये मेरी मेंटेनेंस। ओके, बहुत शोर हो जाता नहीं तो यहाँ पे ब्रेक। क्रिकेट हंगामा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। दोबारा हम उसी वाले से बात करेंगे क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कोयटा का हुआ क्या है। बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है मुल्तान सुल्तान, जो कि वो खुद नहीं क्लिक कर सका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोयटा के ऊपर तो डबल प्रेशर है जी, क्योंकि उनके पास उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, फिर उनका मुकाबला मुल्तान सुल्तान से, और अब तो जो सिचुएशन कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आ गई है वो डू एंड डाई है।
अगर आज एक मैच हारते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन सरफराज ने खुद भी इस बात को एडमिट किया है, उसने कहा है कि अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। भाई अगर आज ये मैच हारते हैं तो एट दी मोस्ट फिर 10 पॉइंट्स पे फिनिश करेंगे ना। बिल्कुल, मेरा दूसरी टीमें तो बहुत आगे निकल चुकी भी होंगी, क्योंकि जिनसे ये हारेंगे वो उनको 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। लेकिन ये तो अच्छी बात ये है कि दोनों बॉटम की टीम है, तो इससे लेके कम से कम अपने टेबल पे तो आए ना। पॉइंट्स टेबल पे नहीं है अभी, अगर देखा जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स 0 पॉइंट के साथ है, 2 पॉइंट है मुल्तान के, और मुल्तान कोशिश करेंगे कि आज जीत के अपने आप को 4 पॉइंट्स के ऊपर लेके जाए। नसीम भाई, T20 वर्ल्ड कप के ऊपर नजर होगी रिजवान की भी, दूसरी तरफ सरफराज की भी। सरफराज भी रन्स करते नजर आ रहे हैं, रिजवान भी रन्स करते नजर आ रहे हैं, उनकी भी फॉर्म मौजूद है, उनकी भी फॉर्म मौजूद है। कैसे देख रहे हैं दोनों को? देखिए, फर्स्ट चॉइस तो ज़ाहिर रिजवान है, क्योंकि काफ़ी रिसेंटली वो रन स्कोर करते हुए आ रहे हैं, तो फिर एंड ऑफ द डे देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो बिफोर वर्ल्ड T20 जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पे ये रिजवान कैसा परफॉर्म करते हैं ये भी देखना होगा। सरफराज इस PSL में अगर 400 रन करते हैं और रिजवान 250 रन करते हैं तो भी रिजवान फर्स्ट चॉइस एटलीस्ट PSL तक के बाद भी होंगे। लेकिन आगे इंटरनेशनल जो असाइनमेंट्स हैं वहाँ रिजवान की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये काउंट करेगी। वहाँ अगर नहीं होती है तो फिर सरफराज का चांस उस सूरत में ही बन सकता है। देखिए, सरफराज लास्ट भी आए थे, अदनान अकमल के हाथ में इंजरी हुई थी, वरना अदनान अकमल ने ऑक्युपाई कर ली थी जगह। ना कामरान थे, ना उमर थे, कोई नहीं था, अदनान उस वक्त विकेट कीपर थे। लेकिन फिर सरफराज को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने घूम के नहीं देखा। जो खिलाड़ी बाहर बैठ के देख रहा होता है, जैसे रिजवान देख रहे थे जब सरफराज खेल रहे थे, तो वो एक भूख ही डिफरेंट होती है। खैर, ये तो एक अच्छा मज़ेदार होगा हमारे लोगों के लिए कि रिजवान वर्सेस सरफराज एक मज़ेदार है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि रिजवान एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत कमाल और सच्चे और बहुत प्यारे इंसान है। मैं ये बात कह रहा हूँ, जैसे अभी हारून भाई ने मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग डेप्थ की बात की थी, अभी तक इमरान ताहिर को नहीं खिलाया सर। अभी तो वो आए ही नहीं है जो चैंपियन स्पिनर है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। शाहिद खान अफरीदी बैटिंग की वजह से आ जाते, उस्मान कादिर जो है वो दूसरे स्पिनर है, ज़ाहिर पाकिस्तान के भी हैं तो बैटिंग भी कर लेते हैं उनसे ज़्यादा। तो अभी तक इमरान ताहिर नहीं, तो रिक्वेस्ट करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट, इमरान तो हमें दे दो कम अज़ कम जो है ना, हम अपनी बॉलिंग को कुछ बेहतर कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में कैश को खेलना चाहिए। मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके के इंटरनेशनल हम इनके पास लोग देख रहे हैं, रोजो को देख रहे हैं, क्रिस लिन को देख रहे हैं, या जेम्स विंस को देख रहे हैं, इनके लिए आपको कैश चाहिए होंगे, कुछ भी हो जाए, आप कैसा भी सोच लें, कैश को आपको खिलाना पड़ेगा। जाहिद महमूद और कैश पे भरोसा, खास तौर पे अब उस पिच पे जिस पे हारून भाई ये बात शुरू से ही कह रहे हैं कि जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा, जो पिचेस हैं वो साजगार होंगी स्पिनर्स के लिए, कहीं ना कहीं उतर जाएंगी। तो अब उतने क्रैक्स या उतनी विकेट हमने उतनी पिच यूटिलाइज हो चुकी होगी अब तक कि स्पिनर कहाँ पे रोल प्ले करते हैं। हम भी कल की मैं छोटी सी एक बात कह के आपकी तरफ आ रहा हूँ कि आपको याद होगा स्टेबिलिटी थोड़ी सी आई, सरफराज और बैन कटिंग खेलना शुरू हुए, शताब ने आके बैन कटिंग को बाहर कर दिया, उस जगह पे क्या गेंद स्टंप कराए। ये जो एक विकेट होती है ना, वो मोमेंटम तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। आपको मोमेंटम तोड़ने वाले बॉलर आपके पास दिखाई नहीं दे रहे, वो मोमेंटम तोड़ने वाला मेरा ख्याल कैश हो सकता है। क्या आप देखो ना, मसला ये है कि जब आपके सारे जो चीजें आपने अपना ली 4 मैचेस के बाद, आपका एक 11 का जो सेट था वो बन जाना चाहिए। बदकिस्मती से कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक अपने 11 को जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो कर सकी। और जैसे कैश अगर ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं तो आपको एक एडेड इम्पेटस मिलता है कि एक ऐसा स्पिनर जो कि आपको विकेट्स लेके दे सकता है। जी, मैंने उसको देखा है, ज्यादा दुगली करता है, लेग ब्रेक उसकी इतनी ज्यादा मुझे नहीं नजर आई, शार्प नहीं। लेकिन आप सोचिए ना, उसके साथ जाहिर भी है। सो 8 ओवर्स आपको ऐसे मिल रहे हैं कि जो रन भी खाएंगे, लेकिन उसके साथ 1-2 विकेट्स आपको ले देंगे। अगर वो आप 2-3 विकेट्स ले देते हैं तो आपको बल्ला वैसे भारी हो गया ना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखो तो उसकी तो 7 नंबर तक टॉप बैट्समैन आ रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। सो इसलिए बहुत कैलकुलेटिव आज जो भी कप्तानी है, जो भी का प्लेइंग लेवल खिलाने का जो है सिलसिला, वो बड़ा गौर और खौस के बाद कोई एक मैं आपसे वैसी बात आप दोनों से बताइए कि अगर सईम अय्यूब टॉप ऑर्डर में परफॉर्म नहीं करना और आप अगर 2 स्पिनर कैश और जाहिद को खिला लेते हैं तो आरिश अली खान को तो नहीं खिलाएंगे, ज़रा 2 स्पिनर ऑलरेडी, नवाज तीसरे स्पिनर आपके पास हो जाते हैं और कितने खिलाएंगे स्पिनर। तो आपको एक इमर्जिंग कैटेगरी में चाहिए जो सईम अय्यूब भी दिखाई दे रहे हैं। अगर सईम को 3 पे ले आते हैं, मिसाल के तौर पे, क्योंकि वो शुरू में आउट हो रहे हैं, प्रेशर भी पड़ रहा है,
डॉट बॉल्स भी खेल रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ रहा है, और डुप्लेसी और डेलपोर्ट से आप जाते हैं एज ए ओपनर, और फिर साइम 3 नंबर पे हैं, ताकि आपको ओपनिंग स्टार्ट तो अच्छा मिले जो नहीं मिल पा रहा है आपको। वो आप सही कह रहे हो ओपनिंग कर, लेकिन अब मैं आपको साइम अयूब की मेंटल पोजीशन बता सकता हूँ। इससे क्या हो, 4 इनिंग में जो बैट्समैन फेल हुआ वो किसी भी तौर पे एक कॉन्फिडेंट नोट के साथ कभी भी, चाहे उसको आप ओपन खिलाएं, चाहे उसको नंबर 3 खिलाएं, चाहे 4 खिलाएं, वो कभी भी कॉन्फिडेंट मोड में अंदर नहीं जाएगा। उसके जहन में वो 4 फेलियर लेके वो जाएगा अंदर, जब भी जाएगा। तो जब आप माइंड सेट के साथ जाएंगे तो कभी भी आप डिलीवर नहीं करेंगे। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, इनको हो सकता है कि अगर एक आध फॉरेन प्लेयर को ड्रॉप कर देना, क्या फर्क पड़ता है अगर कैच को खिलाने के लिए उनको करना है। साइड की जगह पे आप ले आए, आप उसको इमर्जिंग प्लेयर को साइड कर भी तो कुछ नहीं रहा ना, आरिश अली खान को ले आओ, तो वो उसको ले। देन हम तो इस मैच के साथ साथ हम देखें तो दूसरी तरफ जो दूसरा मैच है, जो कि पहला मैच हो रहा है पेशावर ज़ल्मी और कराची का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आई थिंक वो भी दोनों टीमें कोशिश कर रही होंगी कि हम एक दूसरे के ऊपर सब कर देते हैं, क्योंकि आज ये भी क्रूशियल मैच होने वाला है। बिल्कुल क्रूशियल मैच होने वाला है, लेकिन दूसरा क्रूशियल मैच वो ज्यादा क्रूशियल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने बताया नसीम भाई, एक खिलाड़ी को अनफिट करा के ना हसन खान को रिप्लेस के तौर पे ले लो। मतलब डीएल शीट को करा के हसन खान को ले ले, यही हो सकता है। थैंक यू सो मच नसीम भाई, थैंक यू सो मच हारून भाई। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी होगी और आई होप कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये गुफ्तगू सुनी होगी, क्योंकि प्लेयर्स की चेंजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, पीएसएल में कमबैक करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज 2 मैच खेले जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, एंजॉय करिएगा। दूसरा मैच भी आप लोग एंजॉय करिएगा, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, मतलब सरफराज अहमद वर्सेस रिजवान खान। देखते हैं, मे द बेस्ट टीम विंस। मैं तौकीर खालिद, कल तक के लिए आपसे चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।